बेटा ग्रेविटेशन में आगे हम पढ़ेंगे सैटेलाइट, सैटेलाइट मोशन एंड प्लेनेटरी मोशन। क्या पढ़ेंगे हम? सैटेलाइट मोशन और प्लेनेटरी मोशन। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट का मोशन कैसा होता है, और प्लेनेट का मोशन कैसा होता है। ठीक है, इनफैक्ट हम अलग अलग से करेंगे, पहले हम सैटेलाइट मोशन की बात करते हैं। ठीक है, बट एक चीज ध्यान में रखना, जिस तरह से सैटेलाइट का मोशन अराउंड द प्लेनेट होता है, इसी तरह से प्लेनेट का मोशन अराउंड द स्टार्स होता है। ठीक, कल हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था, आज एक और वेलोसिटी की बात करेंगे। सैटेलाइट होता क्या बेसिकली? व्हाट इज ए सैटेलाइट? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, वी हैव अर्थ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट्स, वी हैव ए मार्स सैटेलाइट आल्सो, जो मार्स ऑर्बिट करता है, मार्स के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, आर्टिफिशियल, जिसको मॉम बोलते हैं। इंडिया ने लॉन्च किया था मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, सैटेलाइट का जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। बेसिकली सैटेलाइट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज नेचुरल, द अदर इज आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बेटा नेचुरल सैटेलाइट वो है जो विच इज क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, जुपिटर हैज द मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये मैन मेड सैटेलाइट होता है। 1957 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया। आपको पता है कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया था? रशिया ने लॉन्च किया था, स्पुतनिक 1 नाम था इसका। 1957 में, 1958 में अमेरिका ने भी लॉन्च किया। ठीक है, सेकेंड सैटेलाइट, लेकिन एप्पल लॉन्च किया था अमेरिका ने। इंडिया ने 1975 में आर्यभट्टा लॉन्च किया था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था आर्यभट्टा। उसके बाद भास्करा लॉन्च किया था, भास्करा इज आल्सो एन इंडियन सैटेलाइट। उसके बाद एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट, रोहिणी लॉन्च किया था, एक सैटेलाइट था रोहिणी। फिर एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किया था जिनका नाम था इनसैट, इनसैट 1A 1B ऐसे। दिस इनसैट स्टैंड्स फॉर इंडियन सैटेलाइट। इनसैट is actually Indian satellite। ठीक है, तो डिफरेंट पर्पसेस होते हैं इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। इट कैन बी वेदर फोरकास्टिंग। आजकल तो इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। वी कैन प्रिडिक्ट, मतलब हमें पता चल जाएगा, प्रिडिक्ट अपने से नहीं, ऐसे नहीं, रैंडमली नहीं, विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस सेंट बाय द आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमें ये पता चल जाता है कि बारिश कब होगी, डेली राइज, सनराइज, सनसेट कब होने वाला है एंड ऑल दैट, इस तरह की इंफॉर्मेशन। ये वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स होते हैं। वी हैव एजुकेशनल सैटेलाइट्स आल्सो। काफी सारी यूनिवर्सिटीज, काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, दे हैव देयर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के और भी पर्पसेस हैं। इट कैन बी सम स्पाइंग, किसी कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्पेस में भी हैव सैटेलाइट। स्पेस में कोई बाउंड्री नहीं है, यू कैन लॉन्च योर सैटेलाइट एनीवेयर। ठीक है, तो अमेरिका का सैटेलाइट इराक के ऊपर घूमता रहेगा, अफगानिस्तान के ऊपर घूमता रहेगा, देखता रहेगा क्या क्या वहाँ हैपनिंग्स हो रही हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइंग, टू गेट इन्फॉर्मेशन विदाउट देयर नॉलेज। या वेदर फोरकास्टिंग हो गया, स्पाइंग हो गया। इट कैन बी समथिंग लाइक कॉल्ड एज रिमोट सेंसिंग। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक और पर्पस होता है रिमोट सेंसिंग। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ फिजिकली जाना इज नॉट वेरी इजी, लाइक पोलर रीजन पे या अंटार्कटिक रीजन पे जाना इज नॉट सो इजी। तो सैटेलाइट की हेल्प से हम उन पर्टिकुलर रीजन्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस। ये जो रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग होता ही बेसिकली एक किस्म से फोटोग्राफी है। इस फोटोग्राफी
थोड़ा सा और एडवांस लेवल की करेंगे तो उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए तो कैसे किया जाता है वो समझेंगे आज। हाउ वी प्लेस ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा सैटेलाइट को? एक ऐसा हेवनली ऑब्जेक्ट है, हेवनली इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज इन स्पेस, हेवन। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट, और अपने आप नहीं रिवॉल्व करेगा। वी कैन नॉट कीप ए सैटेलाइट हियर और वो घूमना शुरू हो जाएगा तो गिर जाएगा। तो कोई भी जो सैटेलाइट है, खास करके जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करने का एक प्रोसेस होता है। देयर इज ए टेक्निक ऑफ launching the satellite, that's called as the principle of launching a satellite. प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, किसी सैटेलाइट को कैसे स्पेस में लॉन्च किया जाता है। ये देखो, सैटेलाइट को लॉन्च करने का तरीका देखिए। ये मान लीजिए अर्थ है। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बेटा हमारे पास ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, एसएलवी बोलते हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रॉकेट बोल सकते हैं आप। ये रॉकेट सैटेलाइट को उठा के ले जाता है। ठीक है, रॉकेट एक कॉमन नेम है, अदरवाइज दीज आर कॉल्ड एज, आपने सुना होगा पीएसएलवी भी होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक किस्म से एक व्हीकल है जो सैटेलाइट को उठा के ले जाता है स्पेस में। इसी डिस्कशन में आपको ये भी बताया जाएगा कि सैटेलाइट को अर्थ से क्यों नहीं लॉन्च कर रहे, यहीं से घुमाना शुरू कर दो, क्यों नहीं कर सकते, वो भी देखते हैं क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं। आप ऐसे समझो बेटा, ये अर्थ के ऊपर ना एक मल्टी स्टोरेड कोई बिल्डिंग है, ये एक फ्लोर का बालकनी, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे मल्टीपल फ्लोर्स हैं। एंड क्या करता है कोई, somebody throws an object from the first floor with certain velocity, तो ऐसे गिरेगा। उतनी ही वेलोसिटी से अगर ये सेकंड फ्लोर से कोई फेंकेगा ना तो वो थोड़ा आगे गिरेगा, थर्ड फ्लोर से कोई फेंकेगा और आगे गिरेगा, ठीक है, इस फ्लोर से फेंकेगा और आगे गिरेगा, और इतनी हाइट से फेंकना कि वो गिरे नहीं, घूमना शुरू कर दे, वो सैटेलाइट बन जाएगा। हाल वो किसी बिल्डिंग से तो नहीं फेंका जा सकता कि वो सैटेलाइट बने, इसलिए सैटेलाइट को बिल्डिंग से लॉन्च नहीं किया जाता। ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ये सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाता है। ठीक है, मान लो सैटेलाइट को ये व्हीकल यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गया। द सैटेलाइट इज टेकन टू ए पर्टिकुलर हाइट एंड इज देन प्लेस्ड इन इट्स ऑर्बिट्स। ये अगर अर्थ है, सैटेलाइट यहाँ ले गए और फिर ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, इसको कोई वेलोसिटी दी जाती है एंड इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग। जो कम से कम हम कितनी वेलोसिटी दें उसको ताकि वो घूमना शुरू हो जाए, दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो कल पढ़ रहे थे वो क्या थी, एस्केप वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट क्या है, द सैटेलाइट इज टेकन to a particular height and is then placed in its orbit। सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट में ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऑर्बिट में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए वी नीड टू गिव सर्टेन वेलोसिटी, that is orbital velocity. It is the minimum velocity given to the satellite so that it starts orbiting around the planet। कम से कम हम किसी सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी दें ताकि वो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दे, उस मिनिमम वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि वो ऑर्बिट में आ जाएगा। उससे कम वेलोसिटी देंगे इट विल फॉल डाउन। ठीक है, हम इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा आज।
यस ऑफ कोर्स, कोई भी सैटेलाइट, चाहे मून है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ही वो घूम रहा है। अभी बता रहा हूँ बेटा क्या रीजन है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होगा तो वो तो एस्केप हो गया। कोई भी सैटेलाइट, वेदर इट इज सम नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इट इज ऑलवेज विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उसको घुमाती है, वही इसको क्या करती है, वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, राइट। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रोसेस क्या है, किसी हाइट में ले जाना है और हाइट में ले जाके उसको वेलोसिटी देनी है। प्रोसेस बेटा सिंपल सा प्रोसेस है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं, जैसे द ओनली थिंग इज हमें इतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, देखते हैं वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ से उसको ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। जैसे आप सिंपल एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं, दिवाली रॉकेट को लॉन्च करते हैं बोतल में डाल के, द प्रोसेस इज सेम। इजेक्शन किया जाता है, यहाँ प्रोपेलेंट्स होते हैं जो उसको वेलोसिटी देते हैं इधर की तरफ, ठीक है। फ्यूल बर्न होता है तो ये आगे जाता है, बट इतनी वेलोसिटी होती है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही अंदर ऑर्बिट में घूमता रहता है। मान लो हम अर्थ की बात करते हैं, ये हमने इसको दी वेलोसिटी v0। किसी भी सैटेलाइट को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, आपको पता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना घूमना पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो डायरेक्शन को चेंज कर रही है। द सेंट्रीपिटल फोर्स required by the satellite is provided by the gravitational force of the planet। सैटेलाइट को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से मिलेगी? इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द planet। Let v0 be the velocity given to the satellite from a height h above the surface of earth। Let v0 be the velocity given to a satellite from a height h above the surface of h height से v0 वेलोसिटी दी। क्या लिखा है बेटा? देखो, अर्थ का मास है कैपिटल M एंड अर्थ का रेडियस हम क्या ले रहे हैं? कैपिटल R। पहले देख लो बेटा, ये सैटेलाइट घूम रहा है, अर्थ के सेंटर से कितना दूर है? r+h। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा mv²/r, लेकिन यहाँ तो रेडियस r+h है। आपको ने जब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था वहां ये एग्जांपल भी दी थी। जब भी कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी दूसरी फोर्स के कारण मिलती है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, और सैटेलाइट को अर्थ की या किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मींस Gmm/r+h²। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है? r+h। बेटा ये एक r+h इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। इसे सॉल्व करिए, आपके पास v आ जाएगा √of Gm/r+h। करो पहले इतना। VO is equal to √of Gm/r+h। जितनी ज्यादा हाइट से लॉन्च करेंगे ना, उतनी कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उतना कम वर्क करना पड़ेगा, उतना कम एफर्ट लगेगा। एक रीजन ये है कि सैटेलाइट को हमेशा हाइट से लॉन्च किया जाता है, दूसरा रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, ये याद रखना। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। हाइट बढ़ेगी
तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, राइट। अगर कोई सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, नियर द सरफेस, थ्योरेटिकली तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वी कैन राइट r प्लस h जो है अप्रोक्सीमेटली r के ही बराबर है, क्योंकि मान लो ये हाइट है 10, 15, 20, 100, 50 किलोमीटर, ऐसे ये रेडियस तो बहुत ज्यादा है ना, 6400 किलोमीटर। ये हाइट अगर बहुत कम हुई तो हम इसे निग्लेक्ट करेंगे, r प्लस h को क्या बोलेंगे, सिर्फ r, और उस केस में आपका जो v0 है इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm ओवर r। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ये है, एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है, ये तो अजम्पशन है। फिर अगर आपने इसी को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g लिखना है, वी नो स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, तो gm की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, gm की जगह क्या, ये g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r लिख लूं, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बना, रूट ऑफ जी आर। v0 इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर। ठीक है, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज रूट जी आर, ये तो लिखा है ना आपने, सो मैं लिख लेता हूं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर, जी नहीं vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ के लिए, एटलीस्ट अर्थ के लिए तो हम पता कर ही सकते हैं। फॉर अर्थ g जो है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड r कितना होगा, मैंने आपको कुछ वैल्यूज दी हैं बेटा, और भी एस्केप वेलोसिटी सन से कितनी है वो देखिए आपने, वो नोट कर लेना, 6.4 into 10 raised per 6 meter। when you put these values here, v0 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ g, स्मॉल g कितना है 9.8 into 6.4 into 10 raised per 6, 6.4 into 10 raised per 6। now think about it, क्या कितना वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये दोनों का प्रोडक्ट बेटा ऑलमोस्ट 64 आएगा, 10 into 6.4, 64 का रूट कितना हुआ 8, 10 रेज पर 6 का रूट कितना हुआ 10 रेज पर 3, हो गया 8000 मीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा उससे कम है क्योंकि ये 10 है, एग्जैक्टली जो वैल्यू है दैट इज 7.92 into 10 raised per 3 meter per second, you can also write 7.92 kilometer per second, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये वैल्यू कब है, जब हम अर्थ के सरफेस के पास से लॉन्च करें। देखो इतनी ज्यादा वेलोसिटी अगर देंगे अर्थ के सरफेस के पास, जब इतनी ज्यादा वेलोसिटी देंगे ना, तो अर्थ के सरफेस के पास तो एयर रेजिस्टेंस है, एयर है, उस एयर में जब ये पार्टिकल, जब ये सैटेलाइट इतनी ज्यादा, ये बहुत तेज है, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहिए, अगर वो अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया, इतना ही ज्यादा उसको एनर्जी दी कि वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर ट्रेवल करे, तो वो फिर घूमना शुरू हो जाएगा, राइट। बट इतनी ज्यादा वेलोसिटी देने से पता क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसमें आग लग जाएगी, एयर फ्रिक्शन की वजह से, आप फ्रिक्शन करने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर इतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस हो जाएगा, इतनी ज्यादा वेलोसिटी, धीरे धीरे चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप सडनली इतना तेज चलोगे you'll burn up। जैसे कल्पना चावला का स्पेस शटल, इट वाज सेफ, बट जैसे ही वो स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से
उसमें बड़ी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, बड़ी ज्यादा हीट डेवलप हो गई, इट बर्न अप। यहाँ से लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी घुमाने के लिए, जल जाएगा वो। और इतनी ज्यादा वेलोसिटी देने के लिए वर्क भी बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए हम हाइट पे ले जाएंगे। दो फायदे उससे, एक तो हाइट पे चले जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना हाइट पे जाएंगे उतना ये वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, बिकॉज अभी बताया था ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो ये सिर्फ मैथमेटिकल है, लेकिन इसे मैं रिलेट करूंगा, एटलीस्ट मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को हम रिलेट करते हैं विद द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, जस्ट फॉर अ सेकंड आई एम स्विचिंग ओवर टू एस्केप वेलोसिटी। फिर से हम आएंगे सैटेलाइट पे, बट पहले कुछ न्यूमेरिकल्स पर्पस के लिए कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस कर लें। एस्केप वेलोसिटी क्या है बेटा? VE is equal to square root of 2GR, ये बोलो ना। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? √GR, अभी किया। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज VE by VO? √2, ठीक है। √GR कैंसल। VE इज इक्वल टू, ये 1.414 होता है √2 का वैल्यू। कैन वी राइट VE इक्वल टू 1.414 V0? लिख सकते हैं क्या? समझना है एक चीज, आदित्य सिद्धा आ रहे समझ में ये? बेटा अगर y जो है 2x है, इसे देख के आप बता सकते हो y बड़ा है कि x बड़ा है? पहले ये बताओ। y डबल है, ऑब्वियसली बड़ा ही है। कितने परसेंट y x से बड़ा है? 100%। डबल होना मतलब 100%। क्यों? क्योंकि अगर हम परसेंट जब भी देखना है तो 100 के साथ कंपेयर करना है। अगर आप x को 100 रखोगे, y कितना आएगा? 200। कितना इंक्रीज हुआ? 100 का। ठीक है, तो 100 के ऊपर जो इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं परसेंट। सो फॉर एवरी x टू बी 100, y इज 200, सो दैट इज 100% इंक्रीज। अगर मैं बेटा ऐसे लिखूं y इक्वल टू 1.5x, तो अब मुझे बताओ y x से कितना ज्यादा है? इज कॉल्ड एज 50% इंक्रीज, क्योंकि जब x 100 होगा तो y कितना होगा? 150। 50 थोड़ी होगा। तो अगर x 100 है तो y कितना है? तो y x से कितना ज्यादा है, इस डिफरेंस को बोलते हैं परसेंट। तो मुझे बताओ अगर y इक्वल टू 1.2x है, y x से कितना ज्यादा है? 20%। यार अभी तो आना चाहिए समझ, क्योंकि जब x 100 है तो y 120 होगा। 100 पुट कर देना, एक वैल्यू दूसरी जितनी आएगी, जो डिफरेंस है वही परसेंटेज है। पता चल रहा है? अगर y की वैल्यू है 1.25x, तो बताओ y x से कितने परसेंट ज्यादा है? 25%। 25%। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अगर y जो है 2.25x है, तो y x से कितने परसेंट ज्यादा है? 125। 125%, क्योंकि जब x 100 है तो y 225 है। तो कितना डिफरेंस है? वही परसेंटेज है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलो। फिर ये वापस एक्सप्लेन करना, समझ नहीं आया वाई एक्स वाला। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर y है 1.5x, y बड़ा है कि x बड़ा है? पहले तो ये बताना, y बड़ा है x? बोलो सुहानी, बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा, किसको समझाऊं? वाई सर, वाई बड़ा है। y बड़ा है क्यों? क्योंकि 1.5 गुना है ना, ऐसे बोलो। y जो है उससे 1.5 गुना ज्यादा है। तो अगर x जो है 100 है तो y कितना होगा? 150। 150।
तो 100 के ऊपर जो इंक्रीज है वो 50 का है, इसलिए उसी को बोलते हैं 50%। वाई एक्स से कितने परसेंट ज्यादा है? 50%। अगर वाई है 1.25x, एक्स को 100 पुट करो, वाई 125 आएगा, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 25%। 25। अब मुझे बताओ ये VE इस VO से कितना ज्यादा है? VE इज ग्रेटर देन VO कितने परसेंट? बाय 41.4%। यस। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? मैथमेटिकली समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को 41.4% बढ़ा देंगे तो वो एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी, है ना? मतलब अगर मैं यहां लिखूं 7.92, जो हमारी वैल्यू आई अभी, 1.414 से मल्टीप्लाई करूं तो 11.2 आ जाएगी। 11.2 क्या है? एस्केप वेलोसिटी कल पढ़ा था। तो याद रखना, इफ द वेलोसिटी, मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट orbiting close to the surface of Earth is increased by 41.4%, then the satellite will escape from the gravitational field। फिर वो घूमेगा नहीं, क्योंकि तब तो वो एस्केप हो जाएगा। एस्केप होना मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाना। तो जब तक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में है, याद रखना, कोई भी सैटेलाइट आर्टिफिशियल या नेचुरल, जब तक सैटेलाइट अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में है, सॉरी अपने ऑर्बिट में है, तो इसका मतलब है वो किसी ना किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है। और प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स उसी को घुमा रही है। जैसे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में बताया था, एक पत्थर के साथ धागा बांधो तो घुमाना होगा ना, अगर तो धागे को खींच के रखना पड़ेगा, आप धागा ढीला छोड़ के घुमा नहीं सकते। तो वो धागे में जो टेंशन है वो घुमा रही है। तो यहाँ पर भी इस सैटेलाइट को खींच के रखा हुआ है इस प्लेनेट ने। एक्शन एट ए डिस्टेंस बोलते हैं इसको, मैंने बताया था, एक्शन एट ए डिस्टेंस। जरूरी नहीं है कि फिजिकली टच करेंगे तभी खींचेंगे। एक्शन एट ए डिस्टेंस मींस सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंटर की तरफ, राइट? अब देखना थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल देखो इसमें। अब एक्सप्रेशन समझ में आ गया ये वाला? व्हाट इज एस्केप काइनेटिक एनर्जी? एस्केप वेलोसिटी तो पढ़ा, एस्केप काइनेटिक एनर्जी KE 1/2m into VE square। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज हाफ mv square, तो एस्केप काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mve square। and what is orbital kinetic energy? सोचो, 1/2m into VO square, escape velocity, orbital velocity। Tell me what is this ratio? KE KO कितना होगा? ये 1/2m, ये 1/2m कैंसल, VE by VO का स्क्वायर। सिमात म्यूट कर ले यार। √2 स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने देखा VE by V नॉट तो √2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो KE by KO क्या बन जाएगा? 2 बनेगा। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं KE is twice of KO? वेलोसिटी की बात की थी तो √2 आया था, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो 2 आएगा। तो काइनेटिक एस्केप काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी बाय 100%। अब तो पता चल गया ना ये 100% क्यों है? डबल होना मतलब 100%।
ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के रिलेशन समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी वाला भी डबल होना मतलब कितने परसेंट इंक्रीज, 100%। 1.5 गुना होना मतलब 50% इंक्रीज। ठीक, चलो आगे। अभी फिर से सैटेलाइट पे स्विच करेंगे बेटा। ये हमारे पास प्लेनेट है, अर्थ बोल रहे हैं जिसको हम, जिसका रेडियस है r, और ये सैटेलाइट है जिसका मास m है, और ये सैटेलाइट कहाँ है, h हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम इस सैटेलाइट को यहाँ से वेलोसिटी दे रहे हैं v0, तो बेटा इसी v0 को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, गोला बन गया, देखो कितना सही। तो कितनी देर में ये सैटेलाइट एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आज डिराइव कर लो। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कौन सा टाइम है बेटा, कौन से टाइम को टाइम पीरियड बोलेंगे, द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द प्लेनेट। प्लेनेट के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बेटा ये जो सर्कुलर मोशन है, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। कैसे, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या लिखूंगा बेटा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r प्लस h, क्योंकि इस ऑर्बिट का रेडियस तो r प्लस h है, भूल जाते हो बार बार। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन है, रूट ऑफ जी m बाई r प्लस h। जी बोलो बोलो, वो तो अप्रोक्सीमेट था, वहां तो हाइट हमने निगलेक्ट करी थी। तो इसको यहाँ लिखना है r प्लस h रूट ऑफ, उठा करता है इसको, r प्लस h बाई जी एम। ठीक है, टेल मी व्हाट इज x रूट x, x इंटू रूट x क्या होता है, अरे x की पावर 3/2 होता है यार, क्या बंदे हो तुम। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 11 में थोड़ी बताऊंगा मैं। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 1/2, व्हाट इज 1 प्लस 1/2, 3/2। तो 3/2 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x क्यूब इंटू 1/2 लिख सकते हैं। सो कैन वी राइट रूट ऑफ x क्यूब आल्सो, वही तो हुआ, तो उसको यहाँ यूज कर लेना। अरे टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो वही है जो है, 2 पाई r प्लस एच क्यूब, क्योंकि r प्लस एच था, r प्लस एच का रूट था, डिवाइडेड बाय जीएम। ठीक है भैया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। जल्दी से करो आप। व्हाट इज टाइम पीरियड, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द प्लेनेट। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। इसी के बेसिस पे बस एक चीज और, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, हाइट ऑफ सैटेलाइट। विल जस्ट सी कि सैटेलाइट की हाइट कौन से फैक्टर्स पे, कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। बेटा ये जो एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का, इसको यूज करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड इज t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम। दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू, बोलो, 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच होल क्यूब
डिवाइडेड बाय, सिंस हमने हाइट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, सो कैन वी राइट r प्लस एच क्यूब इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, GMT स्क्वायर बाय 4 पाई r स्क्वायर लिख दो फटाफट। कुछ नहीं किया, नो फिजिक्स नहीं आया, GM इधर तो हो गया GMT स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच क्यूब, तो 4 पाई स्क्वायर नीचे ले आओ बेटा। अगर ये r प्लस एच क्यूब है तो r प्लस एच कितना होगा? वेरी गुड, GMT स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट। स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आता है, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट आएगा। तो यहीं से h का एक्सप्रेशन देखो ना, h इज इक्वल टू GMT स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस r। सब याद होगा, आप एक बार लिखो तो सब याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा इन्वॉल्व होके लिखना। ऐसे सोचना कि दिस इज लाइक आवर सिस्टम, ऐसे सोचोगे ये किसी और के लिए है तो फिर नहीं होगा कभी भी याद। इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी ये आपको अडॉप्ट करेगा। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बेटा सैटेलाइट रेस्ट में है कि मोशन में? मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही, है ना, और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, सेम डायग्राम बार बार बना रहा हूं, आप एक ही बार बनाना चाहे। R H V0 ये उसका ऑर्बिट। The total energy of satellite is sum of its kinetic energy and potential energy. क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक्सप्रेशन कर लेते हैं। मतलब अगर मैं टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करूं, इट इज गोइंग टू बी EK या KE लिख दो, EK लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी के लिए, K लिख दो प्लस U। दिस K इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस U इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। बेटा काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा की तरह एक ही फॉर्मूला है, 1/2 mv स्क्वायर, बस यहाँ v की जगह vo लिख देंगे, ऑर्बिटल है। सो इट इज इक्वल टू 1/2 m इंटू gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, रूट का, रूट भी तो था। ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन है? रूट ऑफ gm बाई r प्लस h, है या नहीं? स्क्वायर एंड ये कैंसल, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 gmm डिवाइडेड बाय r प्लस h। ये है जी काइनेटिक एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो आपको डायरेक्ट ही याद लिख रहा है, ये तो हम डेरिवेशन कर चुके हैं। h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस GMM बाय r प्लस h, याद है? कल तक तो कर रहे थे इसके क्वेश्चन। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ h को 0 पुट करते हैं, एट हाइट h इक्वल टू r, इसको 2r लिख देंगे, दोनों को ऐड करो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। कर लोगे? कर लोगे नहीं? यस करना ही कुछ नहीं यार। टोटल एनर्जी इक्वल टू, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ये GMM बाय r प्लस h कॉमन आ जाएगा, GMM बाय r प्लस h कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1/2 आएगा बेटा, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, तो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, टोटल एनर्जी। इतना करो, यहां से आगे कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इजी है। काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीधा ही लिख दो, माइनस GMM बाय r प्लस h, दोनों को ऐड करो, टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी, और टोटल एनर्जी होगी ही नेगेटिव हमेशा। जब तक सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। सैटेलाइट की जगह अगर इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट, वैसे इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन की व्हेन यू स्टडी एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वहां पर भी पढ़ोगे total energy of electron around the nucleus is negative, which means electron is bound to the nucleus. So here also it is negative, which indicates ki planet is, sorry, satellite is
in the gravitational field of planet. ठीक है, that's all for today. Thank you.